देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारी एक खास पेशकश हम आपके सामने लेकर आए हैं और आपको बता दें, कल रात भर कल चीन के जो आला अफसरान हैं वो करवटें बदलते रहे। कल रात भर शी जिनपिंग की एयरफोर्स कमांड जो है वो शायद सो नहीं पाई। कल रात भर चीन की नींद हराम हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है भारतीय एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स का दम। सुना आपने, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। यह हाल है LAC पर, क्योंकि LAC से बहुत बड़ी खबर सीधे विजुअल्स के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने की है फुल वॉर एक्सरसाइज। बीजिंग तक भारतीय लड़ाकों की गूंज। क्या बात है, शानदार। देखिए आप पहले इसको। सुखोई, मिग, अपाचे, चिनूक का जॉइंट ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये देखें आप। LAC पर बहुत बड़ी खबर। इंडियन एयरफोर्स ने की फुल वॉर एक्सरसाइज और जो तस्वीरें आपके सामने है उसी वॉर एक्सरसाइज की है। बीजिंग तक भारतीय लड़ाकों की गूंज। मिराज 2000, सुखोई, मिग, अपाचे, चिनूक, इन सब का जॉइंट एक्सरसाइज। MiG-29 की स्क्वाड्रन आपके सामने। और सीधे मैं लेके चलूंगा सुमित, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सुमित, ये जो एक्सरसाइज थी ये देखें आप, ग्लोब मास्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको देख के ही थर्रा जाता है और उसको देख के याद आता है अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियां, जहां भूसा भर दिया था इसने तालिबानियों का। सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं। सुमित मेरे साथ है। सुमित, शानदार वॉर एक्सरसाइज और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज अक्रॉस द लाइन चाइना को। निशांत, ये वो तस्वीरें हैं जिनको हम गेम चेंजर कह सकते हैं। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि चीन ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जो साजिश उसने मई के महीने में रची थी उसको इतनी जल्दी हम पलट देंगे। यानी ये हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड होकर इंडियन आर्मी के साथ ना सिर्फ अपने मोबिलाइजेशन, अपने ट्रूप्स के मोबिलाइजेशन को बढ़ाया, बल्कि सभी इक्विपमेंट जिसमें टैंक, आर्टिलरी और दूसरी चीज़ें तो गोला बारूद सब मौजूद था, फॉरवर्ड एरियाज तक पहुँचाया। यानी चीन ये सोच कर बैठा था कि वो साजिश रचकर अपने मोबिलाइजेशन कर देगा और भारत को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा यहाँ तक आने में, तब तक वो सारी चीज़ें कर बैठेगा शायद। लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि हमारी इंडियन एयरफोर्स जो इन सभी एरियाज के अंदर डोमिनेट करती है, ना सिर्फ सर्विलेंस के अंदर बल्कि मोबिलाइजेशन के अंदर भी, उसने कुछ ही दिनों के अंदर ये मोबिलाइजेशन इतना ज्यादा कर दिया जिसका चीन को एहसास। मैं चाहूंगा सुमित को 50-50 जरा इसके विजुअल्स के साथ दिखाएं क्विकली। सुमित, मुझे एक चीज बताइए आप, जो ताकत हमने दिखाई ये पहली बार डिस्प्ले में आई, लेकिन ये तैयारी काफी पहले से है। निश्चित तौर पर, क्योंकि निशांत ये तैयारी बहुत पहले से कह सकते हैं, बहुत सालों से है। यही वजह है कि चीन को ये तैयारियों का एहसास नहीं था। लेह में या फिर लद्दाख के एरिया में जब हम बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के पास वो सभी ताकतें मौजूद हैं जो चीन का मुकाबला कर सकती है और उसको बहुत ज़्यादा बड़ा जवाब भी दे सकती है। ये चीन भी जानता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का डोमिनेशन, इंडियन आर्मी का डोमिनेशन इन माउंटेन्स एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। और चीन को लगता था कि शायद वो इस तरीके से अपना मोबिलाइजेशन देकर हमको सरप्राइज करेगा या फिर हमारे एरिया के अंदर इतना डोमिनेट कर लेगा कि वो हमसे अपनी बातें मनवाएगा। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने, हमारी इंडियन आर्मी ने ना सिर्फ उस मोबिलाइजेशन के बदले में अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट कुछ दिनों में कर दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि हम अब भी यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। आप इस वक्त मौजूद हैं जहां पर लद्दाख में, और एक तरफ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा एक बार पीछे अपने दर्शकों को दिखाइए कि वहां पर ज्यादा डिटेलिंग मत करिएगा, लेकिन वहां पर जो हाल है वो जरा एक बार अपनी आंखों देखिए। क्विकली बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं।
देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पा रहे हैं, उन पहाड़ियों का इलाका निशांत, ये पहाड़ियाँ वही हैं जहाँ से लगातार हमारे इंडियन एयरफोर्स के जांबाज जो हैं, वीर जो हैं, वो सॉर्टीज करते हैं। और दिन रात निशांत सॉर्टीज की गई है, दिन रात मोबिलाइजेशन की गई है। यही वजह थी कि कुछ दिनों के अंदर ये मोबिलाइजेशन कर दी गई। मैं अगर आपके साथ एक छोटी सी फैक्ट शेयर करता हूँ निशांत, क्योंकि जब मेरे को बताया गया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का मोबिलाइजेशन किस चीज का, कि हमारे रिजर्व ट्रूप्स को इस एक्लेमेटाइज जगहों में लगातार पहुंचाया जाए। उसके बाद गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी सब इससे पहुंचाया गया। ये तस्वीरें देखकर दिल बाग हो जाता है। और हमारे सामने कई सारे मेहमान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे शो में कपिल काक सर, स्वागत है आपका। बड़ी मुद्दतों के बाद आपके साथ हम लोग शो कर रहे हैं यहां पर। और एयर वाइस मार्शल कपिल काक, अ वेटरन, अ वॉर स्ट्रेटेजिशियन, हमारे साथ आपका स्वागत है। जनरल सिन्हा, आपका स्वागत है। आपका एनालिसिस बहुत शानदार होता है। वी आर वेटिंग फॉर सम मोर, ये दिल मांगे मोर टुडे। एंड स्कंद सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से आज बहुत कुछ आपसे समझना है, खासकर ये देखना है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। और प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई है, वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। युक्तेश्वर जी, फॉर अ चेंज आज मैं शो आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि चीन के बारे में जानकारी है और चीन के अंदर की जानकारी है। तो आप मुझे बताइएगा। अमोद जी, स्टैंड बाय, आप मेरे साथ हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं डिप्लोमेसी पर लाइव मनीष झा और सुमित। धूप, गर्मी और ऐसे हालात में सुमित मेरे साथ लद्दाख से लाइव बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। युक्तेश्वर जी, आपसे शो शुरू करने वाला हूं। चीन के अंदर कितनी सुगबुगाहट है, लेकिन उससे पहले इस बिग वॉल पर कुछ जानकारी आपके लिए। आइए वेरी क्विकली यहां पर चलते हैं और देखें आप यहां पर आपके सामने जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। खुश होंगे आप लोग आज, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं उसको देखें आप। ये आसमान साफ है, लेकिन यहां पर ये देखें आप, क्या बात है। थोड़ा जूम इन करें इसको प्लीज। ये देखें किस तरीके से C-17 ग्लोब मास्टर तोरा बोरा की पहाड़ियों में इसने जो हमले किए थे, आपको याद है। ये देखें आप, शानदार। ये था हमारा ताकत और हमारा ये प्रदर्शन। C-17 ग्लोब मास्टर याद है आपको, अफगानिस्तान में जब इसने बम बरसाए थे तो कहा था कि एकदम चूहे की तरह उसामा बिन लादेन भागा है। लेकिन यहां पर आ जाइए, इसको दिखाते हैं। सुखोई MKI-30, चीन के पास इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, याद रखिएगा। MiG-29 और हमारे पास आने वाले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, चीन के पास इसका भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। चिनूक हेलीकॉप्टर, ये देख रहे हैं आप, ये है वो दहशत के शस्त्र जिसको देखकर चीन की हालत खराब हो रही है। मैं एक बार फिर से आपको ये विजुअल्स दिखाऊंगा। फैंटास्टिक विजुअल्स, सुपर विजुअल्स एक बार फिर से दिखाएं आपको। ये है चिनूक, और चिनूक न सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट चॉपर है, बल्कि फाइटर चॉपर भी है, बल्कि ट्रांसपोर्ट चॉपर भी है, बल्कि लेकिन जिस तरीके से पेलोड लेकर जाता है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यहां पर इसके बाद कुछ और चेंज ओवर है तो यहां पर क्विकली दिखाइए। लेकिन ये आपके सामने देख रहे हैं, मैं चाहूंगा इसको जरा एक बार फिर से देखें। सुखोई 30 MKI, MiG-29, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, शानदार। ये देखें किस तरीके से। और ये है MiG-29, अपने आप में बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है। और मिग्स का जौहर तो आपको पता होगा, MiG-21 ने F-16 को गिरा दिया था। मैं सीधे चलूंगा, मैं चाहूंगा वही ब्रेकिंग और विजुअल कंटिन्यू करें। और मेरे साथ युक्तेश्वर जी, चीन के अंदर क्या खबरें हैं, कल रात कितनी कठिन गुजरी? जी, चीन की स्थिति बहुत खराब है। वो बिल्कुल छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनको जब बैंकॉक का पिकल, जो गुलवानी अचार गलवाओं की घाटी में खाने को मिला, तो तब से लेकर वो अभी परेशान है। और वो इसलिए परेशान है क्योंकि जब हम ब्रेड खाते हैं या पाव रोटी खाते हैं तो जिस तरफ ज्यादा मक्खन होता है उसी तरफ लोग जाते हैं खाने के लिए। तो अब क्या हो गया है कि भारत और चीन का जो ब्रेड है उसमें भारत की तरफ मक्खन ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका, जापान और इवन सबसे बड़े हैरानी की बात है कि म्यांमार, जो बर्मा, जो उनका इतना बड़ा सपोर्टर रहता था, उसका जनरल ने कहा है कि चीन अलगाववादी ताकतों की मदद कर रहा है। पॉइंट नोटेड। तो इस मैं तरह ये से क्या हो रहा है मैं कि सीधे आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। युक्तेश्वर जी मेरे साथ, कपिल काक जी हैं, एयरफोर्स का जिक्र पहले हो रहा है। कपिल सर, अगर भारत विज़ावी चाइना की बात की जाए, और ये जो हमने अपना दमखम कल दिखाया है, चाइना, वेयर डज चाइना स्टैंड? चाइना अभी कहां स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ एयर पावर, खासकर अगर ये देखा जाए जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर? देखिए निशांत जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर। हाँ, जहां तक ओवरऑल तुलना करें क्षमता की,
मेरे ख्याल में हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि चीन हमारे से काफ़ी आगे है। अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें, अगर बाकी क्षमता के जो पैरामीटर्स हैं, मगर जो आपका स्पेसिफिक प्रश्न था कि इस क्षेत्र में अगर वायु शक्ति की तुलना की जाए तो भारत चीन से आगे। क्या बात है सर, थैंक यू। आप पूछेंगे क्यों? जी, क्योंकि जो भी उनके हमारी एयर बेसिस जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड पे, तो वो तो समुद्र से 600, 700, 1000 फुट पे ऊंचाई पे हैं। उनकी जो एयर बेसिस हैं वो काशी हो, उरुमची हो, खोतान हो, गारागुंसा हो या कोरला हो, जो कि उरुमची से 200 किलोमीटर पश्चिमी क्षेत्र में हैं। ये सबके सब उरुमची को छोड़ के सबसे सारे की सारी एयर बेसिस कम से कम 15,000 की ऊंचाई पे हैं। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं है उनको हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की। अगर करेंगे रेंजेस कम होंगे, वेपन लोड कम होगा। और जैसे आपने खुद ही कहा है, हमारे विमान जो है, हमारे सुखोई भी है, उनके पास भी सुखोई है, वो J-11 कहा जाता है। J-11 और सुखोई में फर्क काफी है, क्योंकि J-11 कमजोर है। मैं कुछ रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अपने दर्शकों को टीवी पर पहली बार ध्यान से देखें, आप जितने भी टीवी 9 के व्यूअर्स हैं, अब अगले कुछ क्षण आपको सिर्फ अपने देश के ऊपर गर्व होगा। मैं इस वॉल पर आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, जो सेकंड वॉल है, और उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं चीन वर्सेस भारत। और जनरल सिन्हा, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, आई एम कमिंग टू यू सर आफ्टर राइट आफ्टर दिस। यहां पर देखें आप, जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत शानदार, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। और ये हमारी स्टडी नहीं है, ये हार्वर्ड की स्टडी है। देखें आप, इसको समझें। चीन वर्सेस भारत, किसकी वायु शक्ति दमदार। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा प्लीज इसको थोड़ा सा टाइट करें फ्रेम को। बेल्फर स्टडी, हार्वर्ड का बेल्फर सेंटर है, उसकी स्टडी है। देखें आप, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR में चीन की वायुसेना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जानते हैं आप, चीन की वायुसेना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मैं चाहूंगा ये आप ध्यान से समझें। और लेकिन भारतीय एयरफोर्स में चीन से ज्यादा दमखम है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। पॉइंट नंबर 2, बेल्फर स्टडी है, हार्वर्ड की स्टडी है, मैं नहीं बता रहा हूं। देखें आप, आपको यकीन होना चाहिए कि भारत कैसे आगे। ध्यान से देखें आप, चीन के J-10 फाइटर प्लेन मिराज 2000 के बराबर हैं। चीन के J-10 फाइटर प्लेन, J-10 जो फाइटर प्लेन है, यहां पर देखें आप, वो मिराज 2000 के बराबर हैं। लेकिन भारत के सुखोई विमान Su-30 MKI चीन के J-11 और Su-27 से ज्यादा एडवांस हैं। समझ सकते हैं आप, भारत यहां पर अपर हैंड में उनके सामने, और ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान से देखें, एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, चेंज ओवर करें इसको आप। चीन के पास कुल 101 फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें रूस बॉर्डर पर भी लगाना होता है। सोचें आप, चीन के पास 101 फोर्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान है, उसको रूस पर भी लगाना है। लेकिन यहां देखें, फक्र होगा आपको, भारत के पास सिर्फ चीन को टारगेट करने के लिए 122 फाइटर प्लेन है। 122, दैट्स वेयर वी स्टैंड। ये हमारी ताकत है। नेक्स्ट पॉइंटर दिखाएं यहां पर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेल्फर स्टडी है वो बता रही है, यानी कि हार्वर्ड की स्टडी। एक और पॉइंटर, चीनी एयरफोर्स में अच्छे फाइटर हेलीकॉप्टर की कमी है, अच्छे फाइटर हेलीकॉप्टर की कमी है। लेकिन यहां पर भारत के पास अपाचे, चिनूक, C-130, C-70 ग्लोब मास्टर। मैं चाहूंगा जो हमारी पहली वॉल थी, इसको प्रूव करने के लिए पहली वॉल एक बार फिर से दिखाएं हमारे दर्शकों को, ये एक बार आपको समझ में आ जाए कि आखिर हमारी ताकत क्या है। जरा इस पर जूम इन करें। ये है C-17 ग्लोब मास्टर। चीन के पास नहीं है, चीन के पास इसके पास अपना एक घरेलू ऑल्टरनेट है जो चीनी माल की तरह है। खैर एनीवे, और ये देखें C-13-0J का दम ग्लोब मास्टर है ये हम आप बात करें। और इधर देखें हमारे पास क्या क्या है। एक तरफ मैं जाऊंगा, सुखोई 30 MKI, MiG-29, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये है दम। मैं सीधे चलूंगा हमारे गेस्ट के पास। आपको बताना बहुत जरूरी था हमारा कि आखिर भारत में दमखम क्यों है, भारत क्यों आगे है। जनरल सिन्हा, वेरी क्विकली, अगर बात की जाए एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और एक लीथल आर्मी जो कि ऐसी टेरेन के लिए हमेशा तैयार है,
चाइना के मिसएडवेंचर दे स्टैंड नो चांस सर। निशांत जी, आपने बहुत अच्छी बात जो कही है कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मी और एयरफोर्स का, खास करके हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स की हम जब बात करते हैं, तो ये इतनी डडी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि विश्व की कोई भी शक्ति उसको आज चुनौती नहीं दे सकती है। ये देखिए, ऐसा है कि ये कोई ऐसा नहीं कि आज ये मई के महीने में इसको तैयारी की गई है और उसके बाद आपका चीजें जिस तरह से बन रही हैं, इसकी तैयारी बहुत पहले वी लव यू जॉन सेना फॉर दिस, व्हाट अ स्टेटमेंट सर। बहुत पहले से तैयारी चल रही है, प्लीज गो अहेड सर। यस, बहुत पहले से तैयारी है और हमें पता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, चाइना ने आपको टारगेट किया, वो चाहता था कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स को कम किया जाए और वो आपको 30 के आसपास ले आया। आप जब रफाल की बात करते हैं, रफाल हम 2001-2 का यही मांग रहे थे, मगर किस तरह से एक लॉबी के तहत इसको डिले किया गया, मैं नहीं लूंगा। 2012 में कह दिया पैसा नहीं है, और फिर जब ये हुआ 16 में आने लगा तो किस तरह से लोग पीछे पड़ गए कि इसके अंदर में। और देखिए, ये पूरा का पूरा जाल जब बिछाता है दुश्मन, तो सोचता था शायद हम इसको, क्योंकि उसको ये पता है कि एयरफोर्स के मामले में वो कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो आप तुलना कर रहे हैं, देखिए आप केवल प्लेनों का तुलना ना करें। Su-30 MKI ब्रह्मोस के साथ जब उड़ता है 10 टन लेकर के, उनके 3 टन भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको काक साहब बता रहे थे, जिन जो एयर बेसिस की बात की है, जो फॉरवर्ड एयर उनके स्ट्रिप्स हैं, वहां से 1/3 लोड लेके उड़ने की काबिलियत सर। लेकिन आप देखिए विडंबना, देखिए सर जन सेना, आप विडंबना देखिए। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं इस वक्त, एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं और आप सुन के हंसेंगे आप सभी लोग। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए, पार्डन मी। एक लतीफा हम दिखाना जरूरी है और उसके बाद मनीष और स्कंद सर के पास में आऊंगा। भारतीय वायुसेना से थर्राया चीन, ग्लोबल टाइम्स ने अपलोड किया प्रोपेगेंडा वीडियो। दिखाएं जरा एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो में हुआ पुराने फुटेज का इस्तेमाल, वीडियो में हुआ पुराने फुटेज का इस्तेमाल। ग्लोबल टाइम्स, जीटी ग्लोबल टाइम्स का शॉर्ट फॉर्म है। और यहां पर ये देखें आप, लियोनिंग, जो साउथ लियोनिंग है, वहां पर वीडियो में पुराने फुटेज का इस्तेमाल किया जा रहा है और एयरक्राफ्ट कैरियर में शूट हुआ यह वीडियो। देखें आप जरा, मतलब एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है चीन की, जिससे यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इट्स अ जोक। नाइट ड्रिल्स, ये देखें आप। मैं मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, ये जब पीछे कॉर्नर होते हैं तो ये क्या करें? हमने तो रियल ड्रिल्स दिखाई, तो ये आर्काइवल फुटेज दिखाने पर आ जाते हैं। सिर्फ यही विजुअल और ब्रेकिंग दिखाइएगा मनीष के साथ। जी मनीष। देखिए निशांत, जब ये कॉर्नर होते हैं तो ये टैगोर को याद करते हैं, जब ये कॉर्नर होते हैं तो बॉलीवुड फिल्म को याद करते हैं, और जब ये कॉर्नर होते हैं तो कई बार हॉलीवुड फिल्म के सीन को उठाकर ये बताते हैं कि ये हमारे एयरफोर्स की ताकत है। तो ये तो कुल मिलाकर चीन का प्रोपेगेंडा है। और जैसा कि आप हमेशा से कहते हैं कि चीनी फोर्स चीनी माल की तरह है, क्योंकि इतिहास में भी अगर आप पलट कर देखें तो चीन आज तक कभी भी कोई बड़ा युद्ध नहीं जीत पाया है। और यही वजह है कि चीन के लिए ये सब कुछ महज एक प्रोपेगेंडा भर कर रह गया है, ना कि वास्तविकता में कोई जीत या फिर किसी भी तरह का इतिहास में उसने बताया हो कि हाँ, मैंने चाहे जापान की बात करें, चाहे ताइवान या कहीं भी आप करें, कि हाँ चीन ने कहीं कोई जीत हासिल की है। तो ये चीन की सच्चाई है जी। और एक और चीज मैं यहां पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, रियल वर्सेस अनरियल। जरा स्प्लिट स्क्रीन में मैं चाहूंगा नीचे सिर्फ यही ब्रेकिंग चलती रहे, दोनों वीडियोस दिखाएं, एक जो हमने रियल में ट्रेनिंग की और एक उनकी पुराना फुटेज। जरा देखें आप, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि असली और नकली में क्या दम होता है। जरा फुल स्क्रीन पर दिखाएं। और उसके बाद मेरा एक सवाल स्कंद सर से, जरा दिखाएं स्क्रीन पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, किस तरीके से चीन ने एक पुराना फुटेज दिखाया है और दूसरी तरफ ये देखें हमारा दोनों फुटेज देखें आप, ये है रियल और ये है अनरियल। और इन तस्वीरों को देखें आप किस तरीके से, ये चीन का पुराना फुटेज है, ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा वीडियो, और ये एक तरफ हमारा रियल फुटेज है। इससे अपने आप साफ हो जाता है कि कौन कितना पाले में है और ये अपने आप दिखाई देता है। मैं सीधे चलूंगा और मैं चाहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो के साथ हमारा ओरिजिनल वीडियो रखकर मैं स्कंद सर के पास जाऊंगा। सर, जिस तरीके से हम चीन के एक्ट ऑफ डेस्परेशन देख रहे हैं, और ये मेरा थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है स्कंद सर,
दे हैव टू मच ऑन द प्लेटर, यानी कि उनकी थाली में बहुत सारी चीजें हैं, साउथ चाइना भी है और भी बॉर्डर्स हैं और सारी चीजें हैं। क्या यहां पर जो उन्होंने गलवान में किया उसके बाद हैव दे बीन टेकन बाय अ सरप्राइज? मैं समझता हूँ कि आपका कहना सही है, और भारत ने जिस तरह से उनको वहाँ रोका है, और जो प्रधानमंत्री ने परसों कहा कि हम आपके विस्तारवाद को रोकेंगे, उससे वो बहुत चिंतित होंगे और बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से किया है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो और देश हो, जापान हो, सेंकाकू आइलैंड हो, वो धीरे धीरे अपना सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक से बढ़ते जाते हैं आगे, और उन देशों से संबंध भी अच्छे रखने का प्रयत्न करते हैं, उनसे पूरा व्यापार, इन्वेस्टमेंट वो सब भी रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर भारत ने इस बार बड़ी मजबूती से उनसे कहा है कि हम आपकी पूरी चाल समझ गए हैं, आपके साथ ना व्यापार होगा, ना आपकी कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगी, ना हमें आपकी कोई प्रोजेक्ट चाहिए, और हमारी सेना तैयार है। जिस तरह से आप ये क्लिप्स दिखा रहे हैं, देखिए, एक शक्तिशाली डिप्लोमेसी के लिए एक शक्तिशाली सेना का होना बहुत आवश्यक है, एक यूनाइटेड देश का होना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मैसेजिंग हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके पीछे जो पूरी देश की सेना की शक्ति लगी हुई है, ये चाइना को बहुत सरप्राइज़ कर रही है कि उन्होंने सोचा होगा कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे और 10-20 किलोमीटर ले लेंगे और हम भारत को दबाव में डालेंगे, भारत बातचीत ही करता रहेगा। पर भारत केवल बातचीत नहीं करता रहेगा, भारत उनको एक कड़ा जवाब भी देगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी सेना समय निर्धारित करे, स्थान निर्धारित करे और वहाँ चाइना को एक जवाब भी दे, बहुत ठंडे दिमाग से। सर, और बहुत एक चीज बताइए, क्या जो हमने ग्राउंड पर एक्सरसाइजेस की हैं, क्या डिप्लोमेसी पर जो एक्सरसाइज की हैं, उससे अब भारत की बार्गेनिंग पावर ज्यादा बढ़ गई है? भारत की बार्गेनिंग पावर बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि भारत इस समय अकेला नहीं है। एक तो चीन की जो ये प्रवृत्ति है वो थोड़ी दुनिया को समझ में आ रही है कि ये पीसफुल राइज ऑफ चीन एक मिथ थी, ये एक कल्पना थी, और चीन को सब देशों को साथ मिलकर रोकना होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वियतनाम हो, मलेशिया और इंडोनेशिया जो कभी चीन के खिलाफ कुछ नहीं कहते थे, वो भी यूनाइटेड नेशंस के पास गए हैं और उन्होंने कंप्लेंट की है चाइना के खिलाफ कि ये साउथ चाइना सी में हमारे ज़मीन, हमारे जो मैरीटाइम टेरिटरी है उस पर कब्जा करने का प्रयत्न कर रहा है। आपने पोम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो के स्टेटमेंट देखे हुए हैं, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ उनकी बात हुई है, जापान के राजदूत ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो भारत अकेला नहीं है, भारत अकेला इसलिए नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं, उनको चाइना से बहुत ही शिकायतें हैं। तो जिस तरह से चाइना, चाहे वो कनाडा हो, कनाडा के 2 लोग उन्होंने पकड़ लिए और उनको बिल्कुल टॉर्चर कर रहे हैं। अमेरिका को तो आप जानते ही हैं किस तरह से अमेरिका पुश बैक कर रहा है। तो एक ये इस तरह की स्थिति है कि विश्व के बहुत सारे देश मिलकर अब चाइना को समझ गए हैं और उस पर पुश बैक कर रहे हैं। भारत अकेला नहीं है, पर यहाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई लड़ाई होती है तो वो भारत को अपने अकेले खुद के बल पर ही लड़नी होगी। यानी 2 टेकअवेज हैं जो स्कंद जी ने कहा है। पहला, दुनिया हमारे साथ है, लेकिन दूसरा, लड़ाई अपने दम पर लड़नी होगी। अमोद जी, इतनी धूप में आपको बड़ी देर से इंतजार करा रहा हूं, माफी चाहूंगा। बड़ी खबर सीधे अमोद जी के सौजन्य से इस वक्त आ रही है। ले दौरे के बाद राष्ट्रपति कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम और राष्ट्रपति के बीच आधा घंटे तक बातचीत। पीएम ने राष्ट्रपति कोविंद को एलएसी के हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी की राष्ट्रपति से अंतरराष्ट्रीय मामलों पर हुई बातचीत। यह इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कोविंद की बातचीत हुई है। और मैं चाहूंगा इस विजुअल के साथ और इस ब्रेकिंग के साथ सीधे अमोद जी को लें। अमोद जी, ये जो बातचीत, ये विचार विमर्श निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के अभी के हाल के दौरे को लेकर। निश्चित तौर पर निशान, देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात की, तकरीबन 55 मिनट तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। चूंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के, तो उनको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से भी प्रधानमंत्री चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे गए थे, तो ये सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको सारा कुछ ब्रीफ किया है कि वहाँ स्थिति क्या है, वहाँ का पूरा हालात क्या है, कैसा है। लेकिन साथ ही जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये मैसेज दिया गया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषयों पे प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई।
कुल मिलाकर ये सीधे सीधे कहा गया है, ये दिखाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अभी हालात बने हैं, खास करके गलवान घाटी में जिस तरह से चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे सैनिकों को शहीद किया, वो उसके बाद जो स्थिति उपजी है उसको लेकर आज प्रधानमंत्री जब परसों गए, मुझे एक चीज समझाइए आप, हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे, सेना के लोगों से मिले और मनोबल जो बढ़ाया। क्योंकि ये पॉलिटिकल है, मैं चाहूंगा ऊपर जरा हमारी जो वॉर एक्सरसाइज है उसके शॉट्स दिखाएं, उस ब्रेकिंग की जगह नीचे हमारी ये ब्रेकिंग चल रही है ऑलरेडी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा मोदी जी, जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि एक वॉर कंसेंसस, मतलब एक वॉर कंसेंसस नहीं, एक ऑल पार्टी कंसेंसस, भले ही एक दूसरे के ऊपर कितने आरोप लगे, लेकिन अभी सारी पार्टियां सरकार जो कर रही है उसके साथ है या नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे जो ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाया था उसमें जिसके मन में जो प्रश्न था वो सबने प्रश्न रखा और उसका उत्तर भी प्रधानमंत्री ने दिया और बहुत ही स्पष्टीकरण से उन्होंने उत्तर रखा और सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पर दिखी चाइना के खिलाफ। कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ रही हैं, लेकिन वो भी इस मसले पर अलग थलग नहीं हो सकती क्योंकि ये राष्ट्र सर्वोपरि का मसला है। सही बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस ने लगातार प्रश्न जरूर दागा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जब मौका आएगा तो कांग्रेस में मुझे जहां तक लगता है और जो उनके नेताओं से बातचीत के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सरकार के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रोकूंगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और सुमित स्टैंड बाय। गलवान से आई चीन के लिए एक बुरी खबर, चाइनीज आर्मी के कैंप में आई बाढ़, गलवान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन से बड़ा खुलासा, तापमान बढ़ने और बर्फ पिघलने से आई बाढ़, यानी कि ईश्वर भी हमारे साथ। क्या बात, सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन से हुआ बड़ा खुलासा, इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है और ये देखें तस्वीरें, क्या बात है, सैटेलाइट तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं और ये होता है जब अच्छा काम होता है और जो होता है मंजूर खुदा होता है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं ईश्वर की जो हमारे साथ है। यहां पर ये देखिए आप, चीनी कैंप में बाढ़ का पानी और हालत खराब, चाइनीज आर्मी कैंप में आई बाढ़ और यहां पर सुमित मेरे साथ है। मैं चाहूंगा स्प्लिट में सुमित को मेरे साथ इन विजुअल्स और तस्वीरों के साथ दीजिए। सुमित, वेरी क्विकली, ये जो जानकारी आ रही है ये चीन के लिए कितना बड़ा एक सेटबैक है? ये तो ऊपर से हो गई अनहोनी। देखिए निशांत, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं, क्योंकि वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इन डिफिकल्ट टेरेन में, माउंटेन टेरेन के अंदर सभी सेनाओं को इस तरीके की चीज़ों से जूझना पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना इन माउंटेन वॉरफेयर के अंदर डोमिनेट करती है। ये चीन को भी पता है और चीन अगर, क्योंकि हमारे साथ कई एक्सपर्ट बैठे हैं, कई पूर्व अधिकारी बैठे हैं सेना के, वो साफ जानते हैं कि इन एरिया के अंदर कभी भी चीन इस तरीके की मोबिलाइजेशन या इस तरीके से कभी नहीं बैठता था। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए चीन की सेना इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है। वो टेक्नोलॉजी से या कई चीजों से आप सक्षम हो सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट टेरेन करने के अंदर अपने उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको, आप कह सकते हैं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली उन टेरेन्स को जानना होता है, उन परिस्थितियों से जूझना होता है और यही वजह होती है कि माउंटेन टेरेन के अंदर या माउंटेन वॉरफेयर के अंदर हमारी सेना को खासतौर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से माना जाता है। निशांत, यानी कि आप जो बता रहे हैं एक और चीन के लिए चिंता का विषय है। जल सेना, वेरी क्विकली सर, क्या कहेंगे इस पर? ये तो अपने आप में, मतलब क्या कहेंगे, ये कुछ ऐसा होता है जब डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव? देखिए, सोने में सुहागा कहते हैं हम जी। गलवान वैली के अंदर में जो इलाका गलवान रिवर को उन्होंने ब्लॉक किया था और उसके बेड के ऊपर में उन्होंने अपने कैंपों को स्थापित किया था। ये तो इंडियन आर्म फोर्सेस को भी पता है कि माउंटेन के अंदर में वाटर वॉरफेयर क्या होती है। ये तो कुदरती हो गया है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जो लोग ये दबसांग प्लेन में करना चाहते हैं या सज्जाब के प्लेन में करना चाहते हैं, आने वाले समय में सारी चीजें इनके अनुकूल नहीं होंगी, सारी परिस्थितियां इनके विपरीत हैं। और कैसे, मैं ये कैसे कहते हैं आप सर? एक्सपीरियंस सर, ये कैसे कहते हैं आप, सारी परिस्थितियां विपरीत में होती है? देखिए, आप वो डिपेंड कर रहे हैं, टाइप 15 लाइट टैंक बना ली है कुछ, और M155 mm लाइट हाउसर जो उन्होंने गाड़ियों में डाल लिया है। वो सोचते हैं कि ये कोई खुला इलाका है, हम आकर के कुछ तो कर लेंगे। उनको ये नहीं पता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी स्ट्राइक एंड डिफेंस,
जो हम काउंटर स्ट्राइक करते हैं और डिफेंस के साथ हमारी पिवट्स हैं, हम तो इनको ऐसे मारेंगे जो आप यम कपूरा वॉर में आपने सुना होगा जो इजराइल के साथ हुआ था, और ये इसका भी इससे भी बड़ी एग्जांपल निकलेगी। उसका आपने एक टेलर देखा है पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 के ऊपर में, एक टेलर है वो, मगर आप आने वाले समय में हर जगह चीन आप लेकर चलें, सामरिक दृष्टि से कोई उसकी तुलना नहीं हो सकती भारत के सामरिक फोर्स। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड ऑन करवाना चाहूंगा कपिल सर से। कपिल सर, जो चीजें हम देख रहे हैं अभी, उसके बाद से ये टरेन अगर वायु शक्ति और भारत के हिसाब से देखा जाए तो अभी भारत के फेवर में है कि नहीं है पूरी तरीके से? नहीं, इससे कोई शक नहीं है कि सिर्फ टेरेन ही नहीं, मैंने तो पहले बताया था दर्शकों को, टेरेन तो हमारे हित में है, हमारे इंटरेस्ट में है जैसा अनफोल्ड किया जाता है। मगर एक बात जो किसी भी मेरे मित्र ने नहीं की है वो है ट्रेनिंग लेवल्स। जो मशीन है मशीन, मगर मशीन चलाता कौन है, ऑपरेट कौन करता है, वो मनुष्य क्या है, उसकी मोटिवेशन लेवल क्या है, उस पे भारत चीन से काफ़ी आगे है। पिछले 20 साल में जहाँ भी आपने बेलफर सेंटर की बात की, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, उसी बेलफर सेंटर ने और वही बात की जो मैं पहले कह चुका था, वो ये है कि अगर आप संख्या को देखें, क्वालिटी को देखें, अब उनका जो सुखोई 30 है वो अकेला उड़ान नहीं भर सकता और किसी को टारगेट करना चाहता है और उस पर सफलता पाए, उसके लिए उसको एक और सुखोई, उनका एक और सुखोई, मतलब हमारे एक सुखोई के बदले उनके 2 सुखोई चाहिए, वही काम कर सकता है। मतलब अगर हमारे पास 3 स्क्वाड्रन है, उनको 6 स्क्वाड्रनों की जरूरत होगी। जहां तक कि ट्रेनिंग लेवल्स है, मतलब सारे ये कह रहे में हैं कि हमको उनको 2 सुखोई की जरूरत पड़ेगी हमारे एक के बदले में? बिल्कुल, और ट्रेनिंग लेवल्स में हमारी ट्रेनिंग उनसे कई गुना आगे है, और उनकी हमारी मोटिवेशन लेवल और ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, मतलब जंग के लिए तैयारी कितनी है हम में, उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी की तरफ से उनके जो अफसर हैं वो थोड़े बिगड़े हुए अफसर हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल उतनी नहीं है। चौथी बात जो हमने अभी उसका कुछ जिक्र हुआ था कि हमारी दोनों जो मजबूतियां हैं, क्षमता है, वो है जॉइंट ऑपरेशंस और आर्मी की लिथैलिटी जमीन पे और वायु सेना की जो भूमिका वायु क्षेत्र में होगी। अब मैं ये भी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगली बुधवार तक 12 और स्टील हल बोट्स जाएंगे पैंगोंग सो लेक में, जहां पे उनकी मतलब उनके बोटों को अब डबल हम कर रहे हैं, उनका तो 2/3 हिस्सा है। मेरे पास थोड़ी सी और डिटेल आ गई है, मैं अपने दर्शकों को वेरी क्विकली ये डिटेल्स दिखाना चाहूंगा। आइए आप मेरे साथ जरा, हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, गलवान में पानी बढ़ने से उन्होंने नदी का जलस्तर रोका, ईश्वर ने कहा लो पानी। ये देखें आप, ये सैटेलाइट इमेजेस आई हैं आक्साई चिन इलाके से शुरू होती है गलवान नदी, समझें आप इस चीज को। नेक्स्ट चेंज करें, गलवान के भवन में फंसा ड्रैगन। अगला पॉइंटर चेंज करें इसको क्विकली, वो ये है कि गलवान किनारे चीन की सेना को पीछे हटना पड़ सकता है, बल्कि हटी रही है, बता नहीं रही है। आने वाले दिनों में ड्रैगन आर्मी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। एक और पॉइंटर यहां पर दिखाइए क्विकली, क्योंकि वहां पर कुदरत के गुस्से को से सहमी चाइनीज आर्मी, वहां पर पानी फ्लड हो रहा है। आने वाली सर्दियों में पीएलए को बड़ा कुदरती खतरा, यह एक और चिंता का विषय है। आने वाली सर्दी से पहले, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इसी सर्दी का बहाना था 62 में और उन्होंने कब अटैक किया था। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी जानकारी, भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग की तैयारी। भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग की तैयारी आपकी स्क्रीन पर। भारत चीन में सीनियर लेवल की बैठक संभव। बैठक में भारत से एनएसए अजीत डोभाल होंगे शामिल। मीटिंग में चीन से विदेश मंत्री वांग यी लेंगे हिस्सा। बीते 21 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी ऐसी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग लेंगे हिस्सा और बीते 21 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी बैठक। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए मुझे। देखिए निशांत, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो
कई सारे मैकेनिज्म बना हुआ है। उसमें से एक हाईएस्ट लेवल का मैकेनिज्म है जिसे एसआर लेवल की टॉक कहते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक, और उसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल शामिल होते हैं। वहीं चीन की तरफ से विदेश मंत्री और काउंसलर के पद पर आसीन वांग यी शामिल होते हैं। पिछले साल 21 दिसंबर को दिल्ली में इसकी 22वीं राउंड की बैठक हुई थी और अब इस तनाव के मद्देनजर एक बार फिर एसआर लेवल की बातचीत के लिए तैयारी शुरू हो गई है। यानी कोशिश की जा रही है कि अब इस तनाव को घटाने के लिए हमारे यहां से एनएसए खुद और उधर से विदेश मंत्री और काउंसलर वांग यी एक बार फिर बातचीत करेंगे ताकि विवाद का जो है कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाए। मैं आपको बताऊं कि जब 21 दिसंबर को 22वें राउंड की बैठक हुई थी और उसके बाद जो आधिकारिक बयान जारी किए गए थे उसमें यह तय हुआ था कि दोनों देश जल्द से जल्द सीमा विवाद को सुलझाएंगे और उसके लिए अर्ली हार्वेस्ट वर्ड का भी इस्तेमाल। एक मिनट, मैं क्विकली यहां पर एक सवाल पूछूंगा स्कंद सर से। स्कंद सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और ये मैं एक पॉपुलिस्ट सवाल पूछ रहा हूं, मे बी डिफाइज लॉजिक, लेकिन अगर हम पाकिस्तान से ये स्टैंड ले सकते हैं कि नो टॉक्स टिल यू स्टॉप टेरर, तो क्या हम चाइना के साथ भी वही चीज कर सकते हैं कि टिल यू डोंट रिट्रैक्ट नो टॉक्स टिल देन, जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे बातचीत नहीं होगी? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए चाइना अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरह उसको समझना बहुत आवश्यक है देश को। चाइना पाकिस्तान नहीं है, जैसा कि जनरल साहब ने कहा था, चाइना की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन डॉलर है, उसका जो डिफेंस बजट है 4 गुना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत को मजबूती के साथ चाइना को बताने की ज़रूरत है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जब चाइना ने वियतनाम पे ऊपर हमला किया था 1979 में, तो देंग शाओपिंग ने कहा था कीप फाइटिंग बट कीप टॉकिंग। तो चाइना के साथ हमारी नीति ये होनी चाहिए कि अगर आ जाता है तो वील कीप फाइटिंग, पर हमें बात चालू रखनी चाहिए। हमें अब विक्रम मिश्री हमारे जो एम्बेसडर हैं उनको वहाँ रखना चाहिए, हर लेवल पे बात करनी चाहिए। और क्योंकि देखिए चीन हमारा पड़ोसी रहा है और रहेगा, और लड़ाई की स्थिति किसी देश के लिए अच्छी नहीं है। भारत प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम विकासवाद में विश्वास करते हैं। अगर लड़ाई हमारे ऊपर थोपी जाएगी, अब लड़ेंगे ज़रूर, पर हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं और पीस के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि पीस कोई वीक देश नहीं पीस शांति की इच्छा कर सकता है। तो इस समय जो हमारा पूरा वहाँ पे बिल्डअप चल रहा है, ये दिखाने के लिए है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हमारे पास शक्ति है, हम बलवान हैं, और अब हम आपके दांत खट्टे कर देंगे, पर हम आपसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। आप यथास्थिति अप्रैल की है वो बरकरार कर दीजिए और फिर आगे देखेंगे क्या होगा। मैं समझता हूं कि अगर आदित्य डोभाल जी और वांग यी में बातचीत होती है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए मिलिट्री लेवल अपनी लोकल डिसएंगेजमेंट की बात करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी जो बात हो रही है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और ये सब कर रहे हैं, वो एक लेवल की होती है। पर अजीत डोभाल और वांग यी ये समझ सकते हैं कि भाई आप चाहते क्या हैं। सर, आप लड़ाई चाहते हैं भारत चाइना में, आपकी जो बात है कि कीप टॉकिंग एंड कीप देम एंगेज्ड। सिन्हा साहब, वेरी क्विकली सर, योर रिएक्शन सर। देखिए मैं सगन साहब का बात से सहमत हूं। मैं एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये बातचीत जब होगी तो उसका परिप्रेक्ष्य होगा कि आपका जो विस्तारवाद की नीति है वो खत्म हुई। देखिए ये पोजीशंस आप ये कह लीजिए, हम जो कह रहे हैं प्री अप्रैल, अरे उन्होंने केवल अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया है। आप क्या उसको ले जाकर के पीछे चले जाएंगे चैंगनो मिलिट्री रीजन में, हम कहें कि हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, ये गलत होगा। देखिए बहुत साफ है, बहुत साफ है, विस्तारवाद को खत्म करना पड़ेगा। मैं आपको रोक रहा हूं बिकॉज देयर इज अ शॉकर ऑफ अ न्यूज। एक ऐसी खबर आ रही है कि आप सभी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सिर्फ युक्तेश्वर जी, आपको शायद इस बात का अंदाजा होगा, मैं आऊंगा आपके पास। एक ऐसी खबर जो आपके पैरों तले जमीन निकाल देगी। कोरोना के चीन कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। 7 साल पहले चीन में मिला था कोरोना वायरस। 2013 में मिले वायरस की जानकारी चीन ने पूरी दुनिया से छिपाई। वायरस को चीन ने सालों तक वुहान की लैब में रखा। यानी पूरा ये मामला जो बड़ा था, ये इसी वजह से बड़ा था, कोरोना को लेकर चीन कॉर्नर हो रहा था। लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज दिखाऊंगा मैं आपको। कोरोना को लेकर सबसे बड़ा खुलासा।
2013 यानी 7 साल पहले चीन में मिला था कोरोना वायरस। 2013 में मिले थे। वायरस की जानकारी चीन ने छिपाई। वायरस को चीन ने सालों तक वुहान की लैब में रखा। और सीधे चलते हैं बिग वॉल पर और अगली बार इसको शॉट्स के साथ दिखाएंगे। यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं ये कुछ फैक्ट्स। सोचे किस तरीके से ये मुल्क झूठ बोलता है। इसका इससे बड़ा एक्सपोजर कुछ हो नहीं सकता है। यहां पर WHO की जांच से पहले TV9 पर सबसे बड़ा खुलासा, चीन में 7 साल पहले मिला कोरोना। 7 साल पहले। अनबिलीवेबल है ये। नेक्स्ट प्ले करें आप इसको। वो ये है कि चीन ने 2013 में मिले वायरस की जानकारी छिपा कर रखी थी। 2013 मतलब आप सोचे 7 साल पहले अगर पता होता तो आज शायद इतने सारे लोगों की जिंदगी खराब नहीं होती। लेकिन यहां पर चीन ने 2013 में मिले वायरस को चीन ने सालों तक वुहान की मिस्ट्री लैब में रखा। सालों तक वुहान की मिस्ट्री लैब में पाला पोसा बढ़ाया। चमगादड़ चूहों की मौजूदगी वाली खदान से मिला था वायरस। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी कोरोना वायरस 7 साल पहले खदान में काम कर रहे 6 लोगों को बुखार कफ निमोनिया हुआ था। इसको होल्ड करें जब तक मैं ना बोलूं, चेंज ना करें। खदान में काम कर रहे 6 लोगों को हुआ था। बीमार लोगों के शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मिली थी। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नेक्स्ट पॉइंटर दिखाएं यहां पर। 2013 में जांच से पहले ही 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में मौत भी हो चुकी थी। फिर दिखाएं आप एक और पॉइंटर। चमगादड़ों से मिले रैट G13 वायरस कोरोना से 96.2% मिलता है। यानी कि ये देखें आप, रोक दें इसको यहां पर। चीन में बैट वुमन कही जाने वाली डॉक्टर शी जेंगली ने किया खुलासा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा एक बार फिर से इसको रिपीट करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ध्यान से देखें। WHO की जांच से TV9 पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंटर यहां पर, चीन में 2013 में मिले वायरस की जानकारी छिपा कर रखी गई। यह चिंताजनक बात है। नेक्स्ट पॉइंटर प्ले करें इसको। वायरस को चीन ने सालों तक वुहान की मिस्ट्री लैब में रखा। एक और पॉइंटर और उसके बाद सीधे डिस्कशन पे जाऊंगा। चमगादड़ चूहों की मौजूदगी वाली खदान में मिला था वायरस। सीधे चलते हैं। युक्तेश्वर मेरे साथ हैं। युक्तेश्वर जी, मुझे लगता है इससे बड़ा कवर अप ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता है। एंड आई थिंक इट इज अ ग्लोबल क्राइम। मतलब इतने साल पहले ये बिल्कुल कोई चीज मिली, उसको आपने छुपा कर रखा। सिर्फ ग्राफिक्स दिखाइए मेरे साथ और युक्तेश्वर जी के बीच में। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ आप दिखा रहे हैं ये करीब करीब 17-18 घंटे पहले मैंने पढ़ा था द संडे टाइम्स में कल। तो उसमें ये न्यूज़ आ गई थी और ये बिल्कुल सही बात है कि इसको चाइना के माइंस में इसको 2013 में मिला था और इसको टेस्ट करने के लिए वायरोलॉजी लैब जो है वुहान, हुबेई प्रोविंस का जो कैपिटल है, और वहां पे वो लोग कर रहे थे। और अब इससे बहुत बड़ी समस्या ये है कि चूंकि इस बात का अब खुलासा हो रहा है, वो भी एक रिलायबल न्यूज़पेपर टाइम्स के थ्रू, तो अब मुझे ये लगता है कि चाइना जो ट्रांसपेरेंट, जैसे इंडिया और काफी करीब 110 देशों ने WHO में मांग की थी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अब मुझे ये लगता है कि वो मुकर न जाए। क्योंकि चीन का चाहे ग्लोबल टाइम्स हो या पीपुल्स डेली हो, वो सच्चाई को सामने लाने नहीं देते हैं और लाते हैं भी हैं तो बहुत दिनों के बाद। जैसे अभी बाढ़ की बात आई गलवान घाटी में, वो 2 दिन पहले वहां पे ये डाल रहे थे कि भारत का रोड टूट चुका है इस बाढ़ से। सो ये उल्टा ही हम लोगों के ऊपर में अटैक करते हैं, क्योंकि उनका जो बेस्ट डिफेंस जो होता है। मनीष झा, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपको युक्तेश्वर जी रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास इमीडिएटली एक मैसेज आया है अभी। नेपाल में राजनीतिक संकट और गहरा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, खतरे में PM KP ओली की गद्दी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में फूट के आसार। ओली पर PM पद से इस्तीफे का दबाव। प्रचंड और ओली अपने अपने रुख पर अड़े और थोड़ी देर पहले दोनों की मुलाकात भी हुई है। KP ओली थोड़ी देर पहले नेपाल में राष्ट्रपति से मिलकर आए और प्रचंड से उनकी मुलाकात भी हुई है। बड़ी खबर। मनीष झा,
क्विकली, नेपाल में भारत के ऊपर आरोप लग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कल का दिन शायद आखिरी दिन होगा केपी ओली सरकार का। वेरी क्विकली। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कल केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कहीं आखिरी दिन ना हो, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे सीनियर पार्टी के लीडर्स दबाव बढ़ा रहे हैं, और पिछले 24 घंटे का आप घटनाक्रम देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते थे कि केपी शर्मा ओली ने पहले भारत पर आरोप लगाए थे, और उससे भी जब बात नहीं बनी तब ओली ने अपनी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स पर आरोप लगाए, और यहां तक झूठ बोला कि हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स नेपाल के प्रेसिडेंट को के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। इस पर प्रचंड, माधव नेपाल और दूसरे सीनियर नेताओं ने जाकर नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की और कहा हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और केपी शर्मा ओली झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद केपी शर्मा ओली के घर पर प्रचंड की 1 घंटे से अधिक आज मुलाकात हुई है। मुलाकात में भी कोई, अगर आप कहें कि सकारात्मक रिजल्ट नहीं आए, और अब सब कह रहे हैं जो नेपाल की राजनीति को जानने वाले हैं कि कल का दिन केपी शर्मा ओली के लिए कम से कम राजनीतिक तौर पर आखिरी दिन साबित हो सकता है। डिप्लोमेसी के लिहाज से मैं लेना चाहूंगा स्कंसल, अगर नेपाल में इंस्टेबिलिटी, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इमीडिएट इशू ये है कि केपी शर्मा ओली का और प्रचंड का 2 साल पहले एक समझौता हुआ था कि शुरू में 2-2.5 साल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे, और केपी शर्मा ओली अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और उसके लिए, उसको बचाने के लिए उन्होंने भारत के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं, एक बॉर्डर इशू बना दिया है भारत के साथ, इतने संबंध खराब कर लिए हैं। तो ये सब उनकी अपनी राजनीति है, हमें बिल्कुल इसमें चुप रहना चाहिए, हमें किनारे पे खड़े होकर देखना चाहिए। इससे जब नेपाल को, जनता को समझना चाहिए कि ये केपी शर्मा ओली क्या कर रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए। वो पूरे देश को एक बहुत ही गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि प्रचंड, क्योंकि देखिए ये कम्युनिस्ट पार्टी वहां की विभाजित थी, और जब ये सब मिलके उन्होंने इलेक्शन लड़ा इसलिए वो जीत गए। तो पर ये फिर मैं कहूंगा ये उनकी इंटरनल राजनीति है, भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है। पर केपी शर्मा ओली ने कि वो किसी विश्वास के काबिल नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, और अपनी गद्दी के लिए अपने देश के हितों को बहुत वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो एक ऐसे, तो जनता जो नेपाल की है उन्हें समझना चाहिए कि वो कैसे है, और आगे कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यानी शो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, भारत की ताकत के आगे चीन कुछ भी नहीं है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। उन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ ध्यान से देखें आप, हम आपको छोड़े जा रहे हैं। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 news network, TV9 network।